Learning Point Tutorials presents. स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। आज हम बात करेंगे क्लास 10 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये हमारा चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर ली, और एक वीडियो में हमने केमिकल बिहेवियर के बारे में बात की थी कि क्यों एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शंस करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए आज हम उसके आगे की बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड फॉर्मेशन। क्योंकि हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि उनको बॉन्डिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, वो हमने डिस्कस किया था। और उसमें हमने देखा था कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं और नोबल नेचर अटेंड करने के लिए या इनर्ट नेचर, या हम कह सकते हैं उनका जो आउटरमोस्ट जो सेल है उसमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं। तो इससे वो स्टेबल हो जाते हैं और ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करते और ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करते। फिर तो वे नेटिव स्टेट अटेंड कर लेते हैं, और जिससे वे केमिकली अनरिएक्टिव हो जाते हैं। तो अब बात आती है कि ये बॉन्ड होता क्या है और कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। हम ये काफ़ी डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। ये चाहे गेनिंग से आए हों या फिर शेयरिंग से आए हों, ये इलेक्ट्रॉन्स चाहे जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन है ये किसी भी ए एलिमेंट की बी एलिमेंट के साथ हम एक लाइन से डिनोट करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं लाइन से। और यहाँ पर जो दो एंड होते हैं यहाँ पे माना जाता है ये ए का इलेक्ट्रॉन है और ये बी का इलेक्ट्रॉन है जो कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके के बीच में एक लाइन शो होती है, ये कराती है बॉन्ड। और ये बॉन्ड एक्चुअली है क्या, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि बाइंड करती है दो एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ और कंपाउंड फॉर्मेशन करती है। तो ये है बॉन्ड। आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं। वैसे तो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइप्स के बॉन्ड हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेन बॉन्ड की बात करेंगे, जिसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी के अकॉर्डिंग बना हो, या ये इलेक्ट्रॉन चाहे लूज किया हो या इलेक्ट्रॉन गेन किया हो, और इनके लूज से प्लस आयन बनता है, गेन से माइनस, और इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है बॉन्ड। यहाँ पर ये होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम सिंपली आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड जो कि आयंस के आपसी अट्रैक्शन से बनता है। अब आता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। ये शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट, को मीन्स सेम और वैलेंट मीन्स वैलेंसी। जब तक दो एलिमेंट्स की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती, तब तक उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में COO, तो ये डबल बॉन्ड, या फिर मीथेन में HH सिंगल बॉन्ड, या फिर नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वैलेंसी, ये टाइप का बॉन्ड शेयरिंग से बनता है और ये लूजिंग से बनता है, जिसमें हमारे पास प्लस आयन और माइनस आयन आता है।
अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा इलेक्ट्रोवैलेंट को डिटेल में, उसके बाद हम कोवैलेंट बॉन्ड को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बॉन्ड है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। इसमें हम देखते हैं सिंपल, अगर हम नाम पे जाए तो आयनिक बॉन्ड, वो बॉन्ड जो आयन से बनता है। आयनिक मीन्स आयंस, आयन से बनता है। अब ये आयन दो टाइप के होते हैं, एक तो कैटायन और एक होता है एनायन। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। सपोज ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, यहाँ पर कोई ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और ये बैटरी से कनेक्टेड है, ये प्लस और ये माइनस। ये रोड, इस रोड का नाम, ये रोड है एक प्लस चार्ज और एक है माइनस चार्ज। और इसमें ये एक आयनिक सॉल्यूशन है जो कि वाटर में डिसॉल्व है, आयनिक सॉल्यूशन। तो सपोज हम लेते हैं कॉपर सल्फेट लेते हैं, CuSO4। तो हमें पता है कि CuSO4 जो होता है वो कॉपर आयन और सल्फेट आयन, SO4 माइनस। तो ये नेगेटिव आयन होता है और ये पॉजिटिव आयन होता है। तो इसमें जब हम ये प्रोसेस कैरी आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्लस वाला जो आयन होता है वो मूव करता है माइनस वाले की तरफ। मीन्स यहाँ से कॉपर इस पे इसकी इस आयन की इस रोड की तरफ जाता है। इस इलेक्ट्रोड, ये है इलेक्ट्रोड्स, जो रोड्स इसमें यूज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। और जो सल्फेट आयन है, जो SO4 माइनस 2 आयन है, वो प्लस वाले की तरफ, प्लस रोड की तरफ मूव करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वो आयंस जो कैथोड की तरफ मूव करें, तो ये जो माइनस वाली जो ये इलेक्ट्रोड है, इसमें जो एक तो नेगेटिव होगी इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव है उसे हम कहते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव है उसे हम कहते हैं एनोड। वो रोड जिसे पॉजिटिव चार्ज उसे हम कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव चार्ज है उसे हम कहते हैं कैथोड। तो यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है कि दोज आयंस विच मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, वे आयंस जो कैथोड की तरफ मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं कैट आयंस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये कैथोड है तो, और वो आयन है तो ये कैट आयन, तो ये आयंस बोला जाएगा कैट आयन। जो कैथोड की तरफ जो आयंस मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं कैटायंस। और एनायन जो एनोड की तरफ जो आयंस मूव करते हैं वो कहते हैं एन आयंस। मीन्स एनोड की तरफ जाने वाले आयंस वो हो गए एनोड। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि कैटायंस वो होते हैं जिन पे जो कैथोड की तरफ जाते हैं। अब कैथोड है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड और एनोड है पॉजिटिव चार्ज, ये होगी एनोड और ये होगी कैथोड। तो जो आयंस एनोड की तरफ जाएंगे उसे हम कहेंगे एनायन, और जो कैथोड की तरफ जाते हैं उसे हम कहते हैं कैटायंस। तो पॉजिटिव चार्ज वाले हो गए कैटायंस, और नेगेटिव चार्ज आयंस या कोई भी सॉल्यूशन में कोई भी पार्टिकल है, वो जो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एनायन बोला जाएगा, पॉजिटिव होगा तो वो कैटायन बोला जाएगा। तो ये आपको शायद अब आपको समझ आ गया होगा ढंग से, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है। हिंदी में इसे हम कहते हैं ऋणात्मक आयन, और इसे कहते हैं धनात्मक आयन। तो वो आयन जो पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम कहते हैं कैटायन या धनात्मक आयन। तो ये आपको मैं समझता हूँ कि ये समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इससे बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कैटायन और एनायन। सपोज हम केस लेते हैं NaCl का।
NaCl। अब NaCl में Na है मेटल, ये है Na मेटल है और जिसका एटॉमिक नंबर है 11। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8 और 1 आता है। इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है बशर्ते 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, जो कि ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। तो जो Na है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और प्लस का चार्ज बनाता है। अब ये प्लस का चार्ज कैसे बनता है? हमने देखा कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 11 ही प्रोटॉन्स होंगे इसमें। और इसका जो इसका सिंबल है Na का 11 Na23, यहाँ पे 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 ही प्रोटॉन्स, और 23 में से 11 निकाल देंगे तो हमारे न्यूट्रॉन्स बनते हैं 12 हो गए न्यूट्रॉन्स। ये होता है एटॉमिक मास और ये होता है एटॉमिक नंबर। तो अब चूंकि न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल स्पीसीज है तो उस पर उसका चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और 11 प्रोटॉन्स, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बच गए और 11 प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे -10 और एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज और एक प्रोटॉन पे हम मानते हैं +1 चार्ज। इसको यूनिट के कैसे मानते हैं हम? यूनिट मान लिया हमने, तो यहाँ पे प्रोटॉन हो गए +11, तो जो आंसर निकल के आता है वो हमारा +1 आता है और यहाँ पे चार्ज आ गया +1। इसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 35। तो 17 का मतलब होता है 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स, और 35 में से 17 गए तो यहाँ पे बचते हैं 18 न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्लोरीन है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी तो बना देगी क्लोरीन -1। अब ये कैसे बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 17 प्रोटॉन्स हो गए, तो -18 और +17, तो ये आ गया -1। तो इसलिए यहाँ पे -1 चार्ज है। अब हमने देखा कि सोडियम ने Na ने बनाया Na+ और क्लोरीन ने बनाया Cl-। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और यहाँ पे इसने एक गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो अब हम देखते हैं आगे कि जो Na+ है, जो सोडियम आयन है या हम कहेंगे सोडियम कैटायन है, इसने Na1 लूज किया इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने और Cl- मिल गया। अब ये प्लस और ये माइनस, तो Na+ प्लस Cl- कंपाउंड बनता है हमारा NaCl, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक है। और ये NaCl हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, जो कि सॉलिड फेज में है और इसका क्रिस्टल फिक्स होता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि जो प्लस और माइनस के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनते हैं वो होते हैं हमारे आयनिक बॉन्ड्स। इसी तरह से बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो कि जो हम देखते हैं कि जो आयन से मिलकर बनते हैं, जैसे हम कह सकते हैं, इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड, ये भी क्योंकि कैल्शियम की +2 वैलेंसी होती है और ये +2 चार्ज होता है और 2 -1 चार्ज आते हैं क्लोरीन से, जो कि सेटिस्फाई होके और ये फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जो हम देखते हैं कि ये सारे के सारे आयनिक हैं। और अगर हम और बात करें तो इसमें हम देखते हैं जैसे लिथियम क्लोराइड या फिर NaCl तो हो गया हमारा NaBr और KBr और पोटेशियम आयोडाइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड, ये हमने देखा यहाँ पे, या कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं या कैल्शियम सल्फेट, इस तरह से, या ये काफ़ी बहुत सारे, या कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव के मिलने से बनते हैं।
तो ये था हमारा आयनिक कंपाउंड्स। इसके एग्जांपल्स हमने बात कर लिए। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो आइए अब हम देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड, अब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ये हमने बात कर लिया था। इसमें क्योंकि हमने बात की थी कि कोवैलेंट या कोवैलेंसी, तो हमने इसमें देखा था कि ए कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द both the reacting atoms and electrons to achieve the inert gas electron arrangement। अब जैसे इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे हमने सोडियम के बारे में बात की थी कि सोडियम के आउटर में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसे था। Cl के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये हमने ऐसे डिनोट कर दिया। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन के में आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम ये डिनोट कर रहे हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर्स। ये ध्यान रखना, ये होता है लेविस स्ट्रक्चर्स, ये लेविस स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो हमने ऑलरेडी बताया कि ये शेयरिंग से बनता है। इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो शेयरिंग से होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लूजिंग और इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी नहीं होती, और ये ज़्यादातर नॉन मेटल्स के केस में बनता है। जब नॉन मेटल और नॉन मेटल की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो उस केस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो क्योंकि उसमें दोनों ही नॉन इलेक्ट्रॉन्स जो नॉन मेटल्स होते हैं वे इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते, उनकी टेंडेंसी गेन करने की होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट जो बॉन्ड होते हैं या जो कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है, ये 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, जिसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे हम एक बात और बोलेंगे कि द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड विद बोथ द एटम्स ड्यू टू विच द एटम इन द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल गेट्स एन इनर्ट गैस अरेंजमेंट। जो कि हमने बात की थी शुरू में कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये अरेंजमेंट होता है। तो इसीलिए ये शेयर, अब क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, तो दोनों गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो इसलिए ये शेयरिंग करते हैं। तो आइए अब हम इसके टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखते हैं। 3 टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, एक सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, शेयरिंग। डबल बॉन्ड 2 पेयर्स के बीच में होती है इलेक्ट्रॉन्स के, और ट्रिपल बॉन्ड ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है। अब आप कहोगे कि जैसे कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनते टेट्रावैलेंट? 4 बॉन्ड इसलिए नहीं बनते क्योंकि जो भी ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो एक्स वाई जेड एक्सिस पे होती है, जो कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। और आपको पता है कि हमारे पास 3 ही एक्सिस हैं, 3 एक्सिस हैं, और तीनों ही एक्सिस पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, बॉन्ड फॉर्मेशन पूरी हो जाती है, और हमारे पास 4th एक्सिस नहीं होता, जिसके कारण एक ही टाइम पर 2 एलिमेंट्स के बीच में 4 बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकती। ये मैक्सिमम 3 तक ही पॉसिबल है, क्योंकि इसके आगे फिर एक आता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स, जो कि 3 तक ही वैलिड हैं। सिग्मा बॉन्ड होता है हेड टू हेड कोलिजन, ये हालांकि 10th के सिलेबस में नहीं है, ये जीएस वाले बच्चों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हेड टू हेड जो कोलैबोरेशन होती है, जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, या आप सीधा समझे कि सिंगल बॉन्ड में। और पाई बॉन्ड होता है साइडवेज शेयरिंग, जो कि आप समझे कि एक जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा, और जो दूसरा बॉन्ड होता है वो होता है पाई बॉन्ड। और 3 बॉन्ड के केस में एक सिग्मा और
ये पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड। तो यहाँ पर एक जो सिग्मा का जो सिंबल है वो ये होता है और पाई बॉन्ड का ये, तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 3 एक्सिस में ही मैक्सिमम होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, 4th एक्सिस नहीं होता, इसलिए टेट्रावेलेंट या टेट्रा बॉन्ड नहीं बनता। तो ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही बनते हैं। और इसमें शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4 और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेयरिंग में। और फिर हमने बात की सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की। सिग्मा बॉन्ड होता है हेड टू हेड कोलिजन या हेड टू हेड शेयरिंग, या हम सिंपली समझ सकते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड में होती है या जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। इसके अलावा जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो आइए अब हम इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स में। कोवेलेंट बॉन्ड में हम देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड कहाँ होते हैं और डबल बॉन्ड कहाँ होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होते हैं। जैसे हम देखते हैं क्लोरीन का केस लेते हैं, Cl2। जो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है उसमें 2, 8 और 7 ये इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम डिनोट करेंगे 2, 4, 6 और एक ये 7। इसी तरह से 2, 4, 6 और 7। तो इसको ये हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और यहाँ पर ये ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इनके मिलने से जो बॉन्ड बना वो सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए Cl2 फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया इसका जो पहली सेल है के सेल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए ये H और H सिंगल बॉन्ड हो गया। इसी तरह से और जो सिंगल बॉन्ड बनते हैं वो भी इसी तरह से बनते हैं। और इसमें इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है अपना ऑक्टेट पूरा करना। ये तो सेम एलिमेंट्स थे। अगर डिफरेंट एलिमेंट की बात करें जैसे HCl है, तो HCl में जैसे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर में और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहता है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। डुप्लेट होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा HCl शेयरिंग से। तो ये सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल हो गया। इसी तरह से जो CH4 होता है मीथेन, तो यहाँ पर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ये H का, ये दूसरे H का, तीसरा और 4 H। तो ये हाइड्रोजन का हो गया कंप्लीट, जो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अब ये हो गया कार्बन का, तो 2, 4, 6 और 8। तो इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है सिंगल बॉन्ड की। इसी में आगे हम देखते हैं डबल बॉन्ड। ये हो गया मीथेन का डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब बात आती है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में जैसे ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं तो 2 और 6 आता है। तो आउटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। तो यहाँ पे जो हम इसको डिनोट करते हैं या इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर दूसरी जो ऑक्सीजन है उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये शेयरिंग होगी ऑक्सीजन के बीच में। और यहाँ पर शेयरिंग में जो इस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो होते हैं हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ऑक्सीजन के केस में, जो कि डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है। और इसी तरह से अगर हम बात करें CO2 के केस में, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर हैं और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, और ये हो गया ऑक्टेट कार्बन का।
तो इस तरीके से डबल डबल बॉन्ड CO के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से फिर आगे हम देखेंगे, जैसे इथीन गैस है C2H4, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 पूरे, यहाँ 2 पूरे, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2 बचे। अब ये तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए इस कार्बन के पूरे। इसी तरह से यहाँ पर तो ये हो गया C डबल बॉन्ड H और C और H के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे डबल बॉन्ड के। इसी तरह से हमारे ट्रिपल बॉन्ड में एग्जांपल आएंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो डबल बॉन्ड शेयर हो रहे हैं वो सेंटर में रहेंगे और जो सिंगल बॉन्ड है वो साइड में रहेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम में हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन का केस लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, जो कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में 2 और 5 में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स, पहली नाइट्रोजन एटम के 5 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी नाइट्रोजन एटम के 5 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया इनके बीच में शेयरिंग। तो जो बॉन्ड अपीयर हुआ वो हमारा N3 बॉन्ड अपीयर होता है। इसी तरह से हमारा फिर आता है, अगर डिफरेंट के केस में हो तो इथाइन का फॉर्मूला होता है C ट्रिपल बॉन्ड HH, C ट्रिपल बॉन्ड और CH। यहाँ पर कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं आपस में, और 1-2 इलेक्ट्रॉन बचा वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। और यहाँ पर ये हो गया इस कार्बन का। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई वो H और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है। इस तरीके से ये होगा हमारा इथाइन गैस और ये हो गई हमारी नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी हमने इसमें डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे देखा कोवेलेंट बॉन्ड में हमने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमने डिस्कस किए। तो आइए अब हम बात करते हैं इनकी जो आयनिक प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, जिसमें हम देखते हैं ज़्यादातर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के लूजिंग और गेनिंग से बनते हैं, जिसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और कोवेलेंट में ये क्योंकि शेयरिंग से बनते हैं तो शेयरिंग वाले कम अट्रैक्टेड होते हैं। और हम देखते हैं प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल स्टेट, ये हो गया हमारा आयनिक और ये कोवेलेंट बॉन्ड। जब हम देखते हैं पहले फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट में हम देखेंगे कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो मोस्टली सॉलिड होते हैं, और वो सॉलिड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जिसमें फिक्स शेप होती है और फिक्स और वो हाईली अट्रैक्टेड होते हैं। कोवेलेंट केस में ये फिजिकल स्टेट वो तीनों फेज में हमें मिलती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तीनों ही टाइप के हमें कंपाउंड मिलते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं, और ये रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं लैटिस स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन होती है, द रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पर हमने देखा कि फिजिकल स्टेट में ये सॉलिड मोस्टली ये तीनों स्टेट में। अगला हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चूँकि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बॉन्ड होता है और हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है।
यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक बॉन्ड्स की कंपैरिजन कम होता है। इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है। और अब बात करते हैं हम अगला पॉइंट हमारा सॉल्युबिलिटी। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में और आयनिक सॉल्यूशंस में सॉल्युबल होते हैं और कोवेलेंट सॉल्यूशंस में ये सॉल्युबल नहीं होते। इसी तरह से जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो वाटर में कुछ डिजोल्व होते हैं, कुछ नहीं। और ये आयनिक में ये डिजोल्व, आयनिक सॉल्यूशंस में ये डिजोल्व नहीं होते और कोवेलेंट कंपाउंड्स कोवेलेंट वाले में ही डिजोल्व होते हैं। ये इसमें कोवेलेंट कंपाउंड्स कोवेलेंट में डिजोल्व होते हैं। तो जैसा कि हम इसमें देखते हैं, सपोज वाटर का केस लेते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जैसे NaCl है तो Na प्लस का चार्ज है तो यहाँ पर इसको सराउंड करता है O माइनस H का। जो O ऑक्सीजन होती है वाटर में वो इसको सराउंड करती है क्योंकि O के पास नेगेटिव पोलैरिटी होती है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है स्लाइटली, तो हम कह सकते हैं कि प्लस वाला सराउंडेड होता है नेगेटिव से। और जो जैसे क्लोरीन है यहाँ पर NaCl में से ये सराउंडेड होती है हाइड्रोजन से। वाटर का जो वाटर कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसमें जो हाइड्रोजन है उससे ये सराउंड होती है। तो इस तरह ये डिसोशिएट होते हैं आयंस के फॉर्म में या आयनिक सॉल्यूशन में। और कोवेलेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि ना इसमें लूजिंग होती ना इसमें गेनिंग, ये सिर्फ शेयरिंग से होता है। और कोवेलेंट कंपाउंड्स कोवेलेंट सॉल्यूशन में ही डिसॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हमने यहाँ पे देखा हमने कि ये आयंस में डिसॉल्व हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि ये शो करते हैं सिर्फ मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में जिसमें ये डिसोशिएटेड होते हैं बाय द वाटर। लेकिन अगर ये सॉलिड फेज में होंगे तो सॉलिड में क्योंकि ये कॉम्पैक्ट पैक्ड होंगे और हाईली अट्रैक्टेड होंगे तो उस कारण ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। तो हमें ये बात समझानी चाहिए कि जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉल्यूशन कंडीशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं, ना कि सॉलिड फेज में। कोवेलेंट में क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, कोई भी आयन फॉर्मेशन नहीं होती और कोई भी सॉल्यूशन में ये डिसोशिएट नहीं होते आयंस में या फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इनमें नहीं होती। तो हमने यहाँ पे देखा हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए